हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्लास 10th का आपका साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं, और की भी देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। आंसर की भी देख सकते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रकृति में साधारण नमक के दो मुख्य स्रोतों की सूची बनाइए और दो यौगिकों के नाम बताइए जहां साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आप लिख सकते हैं साधारण नमक में NaCl, सोडियम क्लोराइड और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, रंजक चूर्ण, ये भी साधारण नमक का ही मुख्य स्रोत है। सॉरी, यहाँ पे बोला है सदा मुख्य स्रोत। स्रोत जो है वह कहाँ से मिलता है, तो समुद्र जल से और झील का खारा पानी। ये दो दो लिख दीजिएगा, फिर भी काम चल जाएगा। अगर भूमिगत खारा पानी भी होगा, सेंधा नमक भंडार भी होगा, वहाँ भी मुख्य स्रोत मिलता है प्रकृति में साधारण नमक का। यहाँ में होगा दो यौगिकों का नाम जो साधारण नमक के कच्चे माल के रूप में उपयोगी होता है। इसमें हो जाएगा NaCl ये और NaOH, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन गैस, ये भी लिख सकते हैं। व्यंजक चूर्ण भी और बेकिंग सोडा भी जो है वह भी हम लोग साधारण नमक जो है वो कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलाकर बनाए गए यौगिकों से अधिक है। दो कारण बताकर कथन की पुष्टि करें। देखिए, इसका आंसर देखते हैं। ये जो है, इसका कारण जो है, क्योंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट प्रकृति है। दूसरा लिख सकते हैं, चतुसंयोजकता का गुण होता है और श्रृंखलन का गुण होता है। ये दोनों लिख दीजिएगा। आपका पॉइंट वाइज दो कारण बता दीजिएगा, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। और में देखते हैं, और में क्या लिखा है। इथेनॉल का एथेनॉइक अम्ल में रूपांतरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों माना जाता है, और इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण एजेंट को लिखिए। तो और वाला क्वेश्चन देखते हैं। और वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका जो कारण है, इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इथेनॉल में जो है वह C2H5 जो है, OH जो है वह 6 हाइड्रोजन परमाणु होता है, 5 और लास्ट में एक, 6 परमाणु होता है। जबकि एथेनॉइक अम्ल के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु होता है। एथेनॉइक में 4 हाइड्रोजन परमाणु होता है। क्योंकि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन को हटाना शामिल होता है, इसलिए इथेनॉल का एथेनॉइक अम्ल में रूपांतरित एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इतना लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण एजेंट आपका हो जाएगा ये जो हाइड्रोजन का हटना हो जाएगा ना, इस अभिक्रिया को ही हम लोग इथेनॉल का हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीकरण का अभिकारक या ऑक्सीकरण एजेंट का काम करेगा। अगला है, माध्यम क्रियाशीलता वाली धातु का नाम बताइए और सल्फाइड अयस्क इस धातु का निष्कर्षण के मुख्य
चरण लिखिए। तो वह जो है मध्यम क्रियाशीलता धातु का नाम जो है वह आयरन है। वह जो है वह आयरन है। और मुख्य चरण यह होता है कि पहले इसे ऑक्साइड में बदलना होता है। आयरन को सल्फाइड से निष्कर्षण करने पर लोग पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। दूसरा, सल्फाइड अयस्क को ज़्यादा हवा में गर्म किया जाता है। और तीसरा लिख सकते हैं, अयस्क से नमी और क्रिस्टलन जल अलग हो जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा, आपका 2 नंबर को मिल जाएगा। चौथा, अयस्क शुष्क हो जाता है, ये भी चौथा चरण होता है, लेकिन इतना लिख देने से आपका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 34 नंबर, उत्सर्जन क्या है? एक कोशिका के जीव अपना अवशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं? तो उत्सर्जन जो आंसर हो जाएगा, हम लोग का मानव शरीर से या शरीर से अवशिष्ट पदार्थ यानी कि हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और एक कोशिका जीव अपने अवशिष्ट को सरल विसरण द्वारा बाहर निकालते हैं। विसरण द्वारा भी लिख सकते हैं, सरल विसरण नहीं लिखने से भी चल जाएगा। तो विसरण द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को एक कोशिका जीव बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक के दो दो कार्य लिखें, विषण और अंडाशय। तो चलिए विषण और अंडाशय का दो दो कार्य देखते हैं। तो विषण का देखिए 2 कार्य, शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है पहला। दूसरा लिखिएगा, नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। और अंडाशय का 2 प्रमुख कार्य लिखिए। इस पहला हो जाएगा अंडाणुओं का निर्माण, दूसरा हो जाएगा महिला लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। ये लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और में देखते हैं, और में आपका दिया है मादा जनन, मानव मादा प्रजनन तंत्र में प्लेसेंटा और फैलोपियन ट्यूब के कार्यों का उल्लेख करें। यह भी देख लेते हैं, इसका भी 2 कार्य देखिए। प्लेसेंटा के 2 प्रमुख कार्य आप लिख दीजिए। पहला, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देना पहला। दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट उत्पादों को हटाना। और फैलोपियन ट्यूब का प्रमुख कार्य यह होता है, पहला होता है अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचना, और दूसरा होता है अंडे और शुक्राणु के बीच निषेचन करवाना। तो ये 2 आपका वृषण और अंडाशय का भी हो गया, और प्लेसेंटा और फैलोपियन ट्यूब का भी कार्य आपका हो गया। दोनों में से एक लिखना है, तो दोनों ही बता दिया आपको। अगला हम लोग का है, हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारकों की सूची बनाइए। तो 36 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए, वनों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि मानव और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होता है, हम लोग के लिए भी, और ये धरती जो है वह प्रकृति के लिए भी लाभदायक होता है या फायदेमंद होता है। इसलिए हम लोग को वनों का संरक्षण करना चाहिए। वनों की कटाई का 2 प्रमुख कारक, पहला है लिख दीजिएगा कृषि। कटाई का कारण क्या है? तो हम लोग कृषि करते हैं, मतलब जहाँ वन है उसको काट के हम लोग कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, उसमें कृषि करते हैं, इसलिए वनों का कटाई करते हैं। दूसरा, लकड़ी का उत्पादन। लकड़ी का उत्पादन करने के लिए भी हम लोग लकड़ी का उत्पादन ऐसे करते हैं जैसे काठ के रूप में आप लोग करे होंगे, तो इसलिए भी वनों का हम लोग कटाई करते हैं। 2 कार्य आपका हो जाएगा। सेक्शन सी देखते हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न 37 नंबर देखते हैं। एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है। चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या है और इसमें शामिल रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित रासायनिक रूप में लिखें और रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकार का पहचान करें। तो इसमें जो होगा आपको बता देते हैं, रिएक्शन बता देते हैं। ये वाला रिएक्शन होगा 2AgCl से 2Ag प्लस Cl2 बराबर, यहाँ पे सूर्य का किरण उल्टा लिख दीजिएगा, इसको उल्टा लिख दीजिएगा, इसको यहाँ लिख दीजिएगा और इसको यहाँ लिख दीजिएगा, उल्टा हो गया। इसको इधर से इधर तीर कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा 2Ag प्लस Cl2 बनाएगा 2AgCl2, यहाँ सूर्य का प्रकाश लिख दीजिएगा, ये वाला रिएक्शन बनाएगा। अब एक एक क्वेश्चन का और डिस्कस करते हैं। क्या बोला है में रखा जाता है, तो जो है वह जो है AgCl का निर्माण करते हैं। AgCl का निर्माण करते हैं मतलब सिल्वर क्लोराइड सॉरी सिल्वर, ये वाला ही सही है। हम उल्टा पढ़ लिए। AgCl जो है वह 2 जगह में टूट जाता है, Ag और Cl, सिल्वर अलग हो जाता है और जो है क्लोराइड अलग हो जाता है। अभिक्रिया के बावजूद इस मामले में क्या होता है, Ag अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, इसमें ये लिखिएगा। दूसरा है इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में लिखिए, यह संतुलित समीकरण ही दिया हुआ है। तीसरा जो हो जाएगा वह संतुलित ही है, ये लिख दीजिएगा, समीकरण में ये लिख दीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार की पहचान करें। ये जो है ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। और मैं देखते हूँ और में क्वेश्चन क्या है, और में वाला देखते हैं। अपघटन अभिक्रिया शब्द को परिभाषित किया, तापीय अपघटन और विद्युत अपघटनी अपघटन का एक उदाहरण दीजिए। तो अपघटन अभिक्रिया देखते हैं। जब कोई पदार्थ 2 या 2 से ज़्यादा सरल पदार्थों में टूटता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मान के लिए चलिए जैसे ए बी है, वह 2 जगह में टूटेगा, A प्लस बी, इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन को एक तरह से कहते हैं वियोजन अभिक्रिया भी, क्योंकि कोई पदार्थ 2 ज़्यादा सरल पदार्थों में टूटता है, उसी को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं और उसी को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को देखे होंगे कि ताप्य अपघटन का उदाहरण। ताप्य अपघटन का उदाहरण आपका ये हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये आपका उदाहरण हो जाएगा। रासायनिक समीकरण Ca कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, तो CaO प्लस CO2 इसका आंसर हो जाएगा। अब विद्युत अपघटन का उदाहरण देखते हैं। पानी को विद्युत धारा से तोड़ने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। इसका रासायनिक सूत्र देख सकते हैं, 2H2 को प्लस विद्युत धारा होंगे तो जो है जल जो है यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, इसी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 कि क्रमशः तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH विलयन युक्त 2 परिकनेलियाँ A और B नीला लिटमस विलयन डाला गया, किस परखनली में रंग परिवर्तन देखा जाएगा और रंग परिवर्तन बताए उसका कारण बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन युक्त को दो परख नली में नीलाश पत्र डालने पर जो है परख नली का रंग जो है तनु HCl विलयन में, यानी कि HCl विलयन में जो है, इस वाले परख नली में रंग का परिवर्तन देखा जाएगा। यानी कि ए परख नली ए में रंग का परिवर्तन देखा जाएगा। इस परख नली में नीला लिटमस लाल हो जाएगा। यानी कि जो है नीला लिटमस था जो है वह आपका लाल लिटमस पत्र में लाल लिटमस हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अम्ल विलयन के लिए नीला लिटमस को लाल हो जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। होप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 39, चित्र की सहायता से साबुन की क्रिया को समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 39, ये देखिए, ये रहा चित्र। साबुन के एक अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों पर विभिन्न गुणधर्म होते हैं। साबुन का जो सिरा होता है उसके दोनों सिरों पर विभिन्न गुणधर्म होता है और जल में विलय एक सिरे को जल रागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में दूसरे सिरों को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं। इसका आयनिक सिरा जल के अंदर और जिसका हाइड्रोजन पुंज जो है वह जल के बाहर। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है और ऐसा अणुओं को बड़ा गुच्छा बनने के कारण जिससे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, यानी कि मिशेल बनता है। फिर जो है तेल या मिशेल के केंद्र पर एकत्रित हो जाता है और मिशेल विलयन में क्लोराइड के रूप में एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो है वह साबुन सफाई करता है। इस संरचना को बना दीजिएगा और इस प्रकार जो साबुन मिशेल के रूप में मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़ों का साफ करता है। इसका आंसर हो जाएगा 39 का आपका हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 40 नंबर, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में आपका हो जाएगा, देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों में दो विकल्प जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। यानी कि मटर का पौधा लिया, उसमें दो अलग अलग पौधा लिया और उसका अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधों और झुर्रियों बीजों वाले बौने पौधों के बीच संकरण कराया। यानी कि उसने एक गोल बीज लिया, उसका जो लंबा पौधा हुआ करता था, और एक झुर्रीदार बीज लिया और वह होता था बौना पौधा, उसी के बीच में संकरण कराया। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीजों वाले थे। इसे पता चला कि लंबाई और बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण है। F2 पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बौने और गोले बीजों वाले हैं। उपयुक्त दोनों दिशाओं से यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष पाया या संकलन किया जो है मेंडल ने, और वह निष्कर्ष पाया इसमें कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना, झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है और ये स्वतंत्र वंशानुगत होते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम के तीन प्रतिरोध एक परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। यदि 15 ओम प्रतिरोधक में विभव गिरावट विभवांतर 3 वोल्ट
तो परिपथ में धारा 10 ओम प्रतिरोधक में विभव गिरावट ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओम के नियम अनुसार V बराबर IR, V को हम लोग विभवांतर कहते हैं, I को प्रवाहित धारा या धारा, R को प्रतिरोध कहते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हम लोग का जो क्वेश्चन था वह था R दिया हुआ जो था वह प्रतिरोध दिया था 15 ओम और वोल्टेज 3 दिया हुआ था, 3 वोल्ट दिया था। तो विद्युत धारा ज्ञात करेंगे। V बराबर IR 3/15, 3 से कट जाएगा, 5 बार में 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 एम्पियर। अब प्रवाहित धारा जो है वह 0.2 है, तो 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर जो हो जाएगा वोल्टेज बराबर हो जाएगा V बराबर IR, I का मान निकाल लिए थे 0.2 और जो है R प्रतिरोध 10 हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ था, तो इसका जो विभवांतर हो जाएगा वो 2 वोल्ट हो जाएगा। आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है मतलब ये मान दिया है, यहाँ से मान है प्रतिरोधक 15 और 3 वोल्ट, इससे विद्युत धारा ज्ञात कर लिए। विद्युत धारा से फिर R प्रतिरोध दिया हुआ है, यहाँ विभव गिरावट क्या होते हैं यानी कि विभव का मान ज्ञात करना यानी कि V का मान ज्ञात करना, तो 2 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। और में देख लेती हैं, और में क्या है, और में क्या है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हैं। संयोजन 30 वोल्ट की बैटरी जुड़ा है। सर्किट में यानी परिपथ में एमीटर वोल्टमीटर जुड़े हैं। सभी उपकरणों में उचित क्रम में जोड़ने में एक सर्किट बनाएं। 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और विभवांतर क्या है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। 30 वोल्ट का बैटरी है, 30 वोल्ट का बैटरी है, 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें एक एमीटर जुड़ा हुआ है और एक वोल्ट मीटर जुड़ा है। इसमें जो है एमीटर और वोल्ट मीटर यानी कि धारा और जो है वह वोल्ट निकालना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए दिया जो है वो वोल्ट दिया है 30 वोल्ट और 10 ओम के लिए प्रतिविध धारा और विभवांतर ज्ञात करना है। तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। V बराबर IR, ओम के नियम से I बराबर V बाय R, यानी कि प्रतिरोध और वोल्ट दिया है तो धारा ज्ञात करेंगे। तो V बराबर IR हो जाएगा, आपका वोल्ट 30 वोल्ट है और जो है प्रतिरोध है वह 10 है, तो कट जाएगा 0 0, तो I बराबर 3 एम्पियर आ जाएगा। तो 3 एम्पियर का V बराबर IR, तो वोल्ट बराबर धारा जो है 3 आ जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 30 वोल्ट, यानी कि आंसर जो है 30 वोल्ट। यानी कि प्रवाहित धारा भी निकल गया। पहला का आंसर एमीटर का प्रवाहित धारा 3 एम्पियर हो जाएगा और जो है वोल्ट मीटर का विभवांतर का धारा 30 वोल्ट आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 लाएंगे क्योंकि पूरा नहीं हुआ, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए सॉरी चाहते हैं। तो अगली वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।